गाइस, स्टोरी में दिखाए गए सब कैरेक्टर और सीन जगह सब इमेजिनेशन है, काल्पनिक रूप से एक स्टोरी इमेजिनेशन स्टोरी है और स्टोरी को मनोरंजन के लिए बनाया गया है। इससे किसी भावनाओं और लोगों को ठेस नहीं पहुंचती है। चलो शुरू करते स्टोरी। लाल इश्क ट्रिगर्ड कंटेंट। अरमान अब भी दीवार की ओर सिर घुमाए खड़ा था तो वहीं उसके पीछे वॉशरूम के डोर पर खड़ी थी आयशा, जिसने इस समय अरमान की एक शर्ट पहन रखी थी। वो नींद से तब जागी जब उसने वॉशरूम से पानी गिरने की आवाज़ सुनी। ये आवाज़ सुन आयशा की नींद टूटी और वो बिस्तर से ऊँघते हुए उठ बैठी। उसने एक नज़र वॉशरूम के दरवाजे पर डाली और जैसे ही नज़रें घुमाई तो अचानक से उसे सफ़ेद फर्श पर लाल बूंदें पड़ी दिखाई दी। ये बूंदें खून की तरह लग रही थीं, जिन्हें देख आयशा हैरान रह गई और अपने बदन पर चादर लपेटते हुए बिस्तर से खड़ी होकर उसने अरमान की एक शर्ट पहनकर वो उस जगह के पास आई जहाँ खून की बूंदें पड़ी थीं। ये देख आयशा की धड़कनें तेज़ हो गई। वो समझ नहीं पा रही थी कि अचानक से ये बूंदें आई कहाँ से। उसे घबराहट होने लगी, इसलिए उसने बिना सोचे समझे वॉशरूम का दरवाज़ा खोल दिया। और दरवाज़ा खुलते ही उसकी नज़र अरमान पर गई, जिसकी केवल पीठ दिख रही थी उसे और उसके बदन से फिसलकर गिरता हुआ लाल पानी। ये देखते ही आयशा डर के मारे बोल उठी, खून तो यहाँ। अरमान उसकी आवाज़ सुन धीरे से मुड़ा। उसकी नज़रें सीधा आयशा की नज़रों से जा टकराई। अरमान ने नीचे बॉक्सेस पहने थे पर आयशा का इन सब पर ध्यान नहीं था। उसे बस ये लग रहा था कि आखिर ये खून की बूंदें आई कहाँ से। अरमान ने शावर बंद किया और टॉवल लपेटकर आयशा के पास आकर कुछ पलों की खामोशी के बाद बोला, ये खून नहीं है। आयशा ने उसे अच्छे से देखा पर अरमान के जिस्म पर उसे किसी भी तरह की चोट या जख्म न दिखा। पर ये लाल वो रंग है। और अब तुम वापस बेड पर जाओ, अरमान ने आयशा को ऑर्डर दिया। लेकिन ये रंग। आयशा, गो टू योर बेड। अरमान की आवाज़ इस बार सख्त थी तो आयशा ने भी धीरे से अपनी गर्दन हिला दी और मुड़कर वहां से आगे बढ़ गई। अंडरस्को आयशा इस समय बिस्तर पर दूसरी ओर करवट लेकर लेटी थी। उसकी आंखों से नींद उड़ चुकी थी कि तभी उसे अपने करीब अरमान की बाजुएं महसूस हुई। यहाँ अरमान उसे पीछे से हक करके लेट गया और अपना चेहरा उसकी गर्दन में धंसाते हुए बोला, सो जाओ, रात हो गई है। आयशा ने अपनी आंखें बंद कर ली पर नींद आंखों से कोसों दूर थी। तो यहाँ अरमान के दिमाग में कई तरह के सवाल चल रहे थे जिन्हें स्पष्ट कर पाना मुश्किल होगा। अंडस्को अगली सुबह माया की बमुश्किल आंख खुली। वो अपना सर पकड़ते हुए उठ बैठी और अचानक से उसकी आंखें पूरी तरह से फट गईं, क्योंकि उसके जहन में वो हर एक पल गूंजने लगा जो कुछ अभी तक उसके साथ हुआ। वो अभी भी केवल उस लहंगे चोली में थी कि तभी वो अचानक से उठ खड़ी हुई। वो इस समय उसी कमरे में थी जहां उसे अभय लाया था। ये कमरा अब भी अंधेरे में डूबा था, जहां नाम मात्र की रोशनी थी बस। माया दरवाजे की ओर भागी, लेकिन इस बार दरवाजा बंद था। वो जोर जोर से दरवाजा पीटने लगी पर ऐसा लग रहा था कि उसकी सुनने वाला यहाँ कोई नहीं है। दरवाजा खोलो, मुझे बाहर निकालो यहाँ से, माया दरवाजा पीटते हुए चिल्लाए जा रही थी। उसे इस वक्त केवल रघु की चिंता सताई जा रही थी, क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से रघु को इन सब में घसीटा जाए। और फिर अभय के आदमियों ने पहले ही उसे बहुत बुरी तरह से पीटा था, जिससे रघु की हालत दयनीय हो चुकी थी। दरवाजा खोलो प्लीज, माया पागलों की तरह चीखी जा रही थी कि तभी अचानक से दरवाजा खुला। माया जो दरवाजे से लगकर खड़ी थी उसके कदम अचानक से डगमगा गए और वो 2 कदम पीछे हो गई। माया के सामने इस समय 4 अनजान आदमी खड़े थे। वो बेहद क्रोध में माया को देखे जा रहे थे, जिन्हें अनदेखा करते हुए माया ने अपने हाथ जोड़ लिए और बोली, प्लीज रघु को छोड़ दीजिए। जो कुछ हुआ उसमें उसका कोई दोष नहीं। प्लीज आप उसे जाने दीजिए यहाँ से। माया रो पड़ी तो वहीं उन आदमियों का ध्यान तो कहीं और ही था। माया के बदन पर मौजूद वो कसा हुआ लहंगा और चोली, जिस पर कोई आंचल नहीं था। उन आदमियों की नजरें माया के कमसिन बदन पर जा ठहरी। और यहाँ माया इन सबसे बेखबर बस रघु के लिए गुहार लगाए जा रही थी। उसे कोई अंदाजा नहीं था कि उसके सामने खड़े ये आदमी किसी वहशी दरिंदों से कम नहीं। वो चारों एक दूसरे को देखते हुए मुस्कुराए और धीरे धीरे माया के करीब बढ़ने लगे। आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? वो मुझे रघु से एक बार मिल लेने दीजिए। मैं वादा करती हूँ वो आइंदा कभी यहाँ नहीं आएगा। ओ, माया इससे आगे कुछ भी कहती कि तभी अचानक से उसके कानों में उन चारों के हंसने को आवाज आई। माया अचानक से उन सबको हंसता देख हैरान रह गई और उसके लफ्ज अब जबान के अंदर दब गए। वो अचरज भरी निगाहों से उन चारों के देखने लगी कि तभी उनमें से एक ने कहा, वैसे क्या लगता है यार, आखिर इसने ऐसा क्या किया होगा जो ठाकुर साहब इससे इतनी नफरत करते हैं? दूसरे ने कहा, कुछ तो ऐसा किया है जिस वजह से ठाकुर साहब के दिल में इतनी नफरत है इसके लिए। तीसरे ने कहा, पर नफरत है तो सीधे काम तमाम क्यों नहीं करते इसका, इसे यहाँ क्यों बंद कर रखा है? चौथे ने कहा, तरपाने के लिए। और इसी के साथ वो सब एक साथ हंस पड़े। अब हम अपने ठाकुर साहब की इतनी तो मदद कर ही सकते हैं कि उनकी दुश्मन को जरा और तड़पाएं। सही कहा, तड़पाना तो बनता है। कहते हुए वो सब हवस भरी नजरों से माया को ऊपर से नीचे तक देखने लगे। और यहाँ माया ने पिछले 2 दिन और 2 रातों से कुछ नहीं खाया था, इसलिए उसका शरीर भी कमजोर पड़ चुका था।
वो जानती थी कि इन चारों से वो इस हालत में तो बिल्कुल नहीं बच पाएगी क्योंकि उसका शरीर मन से और तन से टूट चुका था। लेकिन उसे पल भर में एहसास हो गया कि अब जो होने वाला है वो बहुत गलत है। माया के दिल की धड़कनें खौफ के मारे तेज हो गई और उसके दिल ने सिर्फ एक नाम पुकारा, ठाकुर साहब। माया चीख उठी मगर उसकी चीख घुट के रह गई क्योंकि वो चारों फुर्ती में माया के करीब आए और एक साथ लगभग उस पर टूट पड़े। एक ने माया के मुंह पर अपना हाथ दाबा तो दूसरे ने उसके पैर पकड़कर उठा दिए और तीसरे ने उसके दोनों हाथों को पकड़ा और उसे उठाते हुए बिस्तर पर पटक दिया। माया के पसीने छूट गए, उसकी आंखें भर आई। उसने दोबारा चिल्लाने की कोशिश करनी चाही पर तब तक पीछे से एक ने उसके मुंह को इस कदर दबाया कि फिर उसे छोड़ा ही नहीं तो वही बाकी तीनों हैवानों की तरह हंस पड़े। कसम से, जब से आई है तब से नजर थी इस पर। अरे रहा नहीं जा रहा था इसे छुए बिना, लेकिन आज अपनी सारी हसरतें पूरी करूंगा। लेकिन ठाकुर साहब, कहीं वो, अरे कुछ नहीं कहेगे वो, सुना नहीं था? उन्होंने खुद कहा था कि ये एक तवायफ है और एक तवायफ तो यही औकात रखती हैं। कहते ही वो आदमी माया के ऊपर आया तो माया ने अपने हाथ पैर चलाते हुए तुरंत उसके जांघों के बीच एक लात दे मारी जिस कारण वो आदमी दर्द के मारे करा उठा। यहाँ माया का मुंह बुरी तरह बंद था इसलिए वो चिल्ला नहीं पा रही थी, लेकिन अपने हाथ पैर चलाने में उसने कोई कमी नहीं छोड़ी। पर शरीर में पहले से ही कोई जान न होने की वजह से इस दफा वो कमजोर पड़ गई। तो यहाँ जब दूसरे आदमी ने उसकी इस हरकत को देखा तो गुस्से में बौखला उठा। साली बहुत हाथ पैर चल रहे हैं, रुक तुझे अभी बताता हूँ। ये कहते ही उस आदमी ने माया के पैरों को कसकर पकड़ लिया और उसने दूसरे से कुछ इशारा किया जिसे देख वो दूसरा आदमी मुस्कुराया और अपने सीने पर हाथ चलाते हुए माया के करीब बढ़ने लगा। आज तेरी सारी अकड़ निकाल फेंकूंगा। कहते ही वो जानवरों की तरह माया के ऊपर आ गिरा और माया की आत्मा तक घिन से भर उठी। उस आदमी के पूरे हाथ माया के खुले पेट पर चलने लगे और वो झटपटा उठी खुद को छुड़ाने के लिए, लेकिन आज उसकी दुर्गति हो चुकी थी। वो रो पड़ी, आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। ना जाने और क्या क्या सहना पड़ेगा अब उसे। तो वही माया के ऊपर सवार वो आदमी हैवानों की तरह उसके जिस्म से उठ रही खुशबू सूंघने लगा और अपनी नाक उसकी गर्दन के करीब ले जाकर दरिंदगी के साथ बोला, वाह, पागल कर दे मुझे। ये कहते ही वो आदमी अपने होंठ माया के करीब बढ़ाने लगा। यहाँ माया के जिस्म की सारी हिम्मत टूटकर बिखर गई और उसने किसके अपनी आंखें मींच क्योंकि उसका दिल कांप उठा था खुद की ये हालत देख और अब तो ऐसा लग रहा था कि बचने के हर मुमकिन रास्ते बंद हो चुके हैं। और वहीं वो आदमी जो माया के जिस्म को छूने के लिए तड़प उठा था वो अपने होंठ माया के सीने पर रखने को हुआ, पर इससे पहले कि वो उसे छू भी पाता कि तभी अचानक से किसी ने उसके कंधों पर एक हाथ रखा। अबे हाथ हटाना, मेरे को लेने दे इसके बदन के मजे। उस आदमी ने वो हाथ झटकारना चाहा पर तभी अचानक से उस आदमी की कॉलर पीछे से पकड़ी गई और एक झटके में उसे माया से दूर कर उठ खड़ा किया। वो आदमी पलटकर कोई जवाब दे पाता कि तभी उसने अपने सामने खड़े शख्स को देखा जो कि कोई और नहीं बल्कि अभय था। अभय ठाकुर। अभय को वहां देख हर किसी की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई। ठाकुर साहब, वो आदमी इससे आगे एक लफ्ज भी कहता कि तभी अभय ने अचानक से उसे घसीटते हुए आगे ले जाकर उसका सर सीधे दीवार पर दे मारा। ये वार इतनी तेज था कि वो दीवार तक चिटक गई और उस आदम की खोपड़ी फटी रह गई। उसकी इतनी सी हालत भर से बाकी तीनों का खून उतरकर मुंह पर आ गया। उनके हाथ अपने आप माया के जिस्म से दूर हट गए और वो 10 कदमों की दूरी बनाकर माया से दूर खड़े हो गए। और यहाँ माया ने धीरे से अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें सीधे अभय पर जा टिकी जो इस वक्त राक्षस लग रहा था। माया की आंखों से अश्क झरझर बहे जा रहे थे, उसका पूरा जिस्म कांप रहा था। यहाँ वो आदमी जिसका सिर दीवार पर मारा गया था उसकी खोपड़ी पूरी तरह से फट गई और वो ऑन द स्पॉट मारा गया। इस वक्त उसकी लाश अभय के कदमों में पड़ी थी। यहाँ माया का दिल दर्द में भर उठा उसे अपने सामने देख। उसने एक पल ना गवाया और भागकर सीधे अभय के सीने से जा लगी और फूटकर रो पड़ी। उसके हाथ अभय की पीठ पर जकड़े थे और वो उसके सीने पर सिर रख चीख चीख कर रोने लगी। तो यहाँ अभय अब भी माया को बिना छुए खड़ा था, लेकिन उसके अंदर जो क्रोध की ज्वालामुखी फटी थी उसे तो शब्दों में उतारा भी नहीं जा सकता। माया बेहिसाब रोए जा रही थी कि तभी अभय ने धीरे से उसे खुद से अलग किया। माया को दर्द तो खुद अभय ने भी दिया था पर उसने किसी को यह हक नहीं दिया कि कोई भी उसे हाथ तक लगाए। अभय ने माया के जिस्म पर जगह जगह मौजूद उन निशानों को देखा जो उन हैवानों ने उसे दिए थे। अभय के जबड़े कस गए, बेहद भयानक रूप उसके चेहरे पर उतर आया। उसने माया के चेहरे को अपने दोनों हाथ में भरा और उसकी झुकी पलकों से बह रहे आंसुओं को अपने अंगूठी से साफ करते हुए बेहद खौफनाक आवाज में कहा, मेरे रहते जब किसी लड़की को कुछ मर्दों ने छुआ था तब मैंने उनकी गर्दन शरीर से अलग कर डाली, पर यहाँ तो तुम सबने उस लड़की को हाथ लगाया है जो एक वक्त पर अभय ठाकुर के दिल पर राज करती थी। कहते ही अभय ने माया से अपनी नजरें हटाकर उन चारों को देखा, कैसे जिंदा छोड़ दूं? ये कहते ही अभय माया से दूर हुआ और अगले ही पल एक झटके में उसने उनमें से 2 की गर्दन पकड़ी और उन्हें घसीटते हुए ले जाकर एक कांच की टेबल पर उधेल दिया। कुछ ही पलों में वहां खून की होली खेल गई थी। तीनों के तीनों बदहाल जमीन पर ढेर थे। अभय ने एक लोहे की रोड उठाई
और उस रोड को सीधा उन तीनों की जांघों के बीच घुसा दिया। वो सब मरे नहीं थे, क्योंकि अभय इतनी आसानी से उन्हें खुद नहीं मारना चाहता था, वो उन्हें तड़प तड़प कर मरते हुए देखना चाहता था। यहाँ माया आज भी उसके इस हैवान रूप को देख डर उठती थी। कुछ ही समय में वो तीनों इस समय उस खून से भिड़ चुके कमरे के बीचों बीच अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और उन्हें अब इस अत्याचार से ज्यादा अच्छी मौत लग रही थी। अभय का हर एक आदमी वहां इकट्ठा हो चुका था और हर किसी की आंखें फटी रह गईं उन चारों की ये हालत देख। अभय के हाथ खून से सन गए और उसने तभी एक कोने में खड़ी डरी सहमी माया को देखा। उसे देखते ही अभय के होंठों पर भयावह मुस्कान तैर गई और तभी वो धीरे धीरे कुछ ही पलों में माया के पीछे आ खड़ा हुआ। उसकी मौजूदगी अब माया को बेहद डरा रही थी। तो यहाँ अभय उसके पीछे खड़ा हुआ और उसकी गर्दन पर अपनी सांसें छोड़ते हुए बोला, इन्हें सजा तो मिलनी चाहिए। हम। अभय की आवाज बेहद खतरनाक थी, जिसे सुन माया सिहर उठी। उससे हिला तक नहीं जा रहा था। तो वही अभय ने अचानक से अपना हाथ आगे ले जाकर माया के हाथों को पकड़ते हुए उसकी उंगलियों में एक गन फंसा दी और धीरे से कहा, दर्द तो इन्हें बेहिसाब दे चुका हूँ और अब बारी है मौत की। ये कहते ही अभय ने एक झटके में अपने हाथों में पकड़कर माया के हाथों को उठाया और उसकी उंगलियों में जबरन फंसी उस बंदूक का निशाना उन आदमियों के ऊपर लगा दिया। और तभी बूम, अभय के ये कहते ही उसने माया की उंगलियों से वो ट्रिगर दबा दी और अगले ही पल धार 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 लगातार वहां गोलियां चलने की आवाजें गूंज उठी और हर एक गोली उन आदमियों के सीने में उतरती जा रही थी। माया दहशत में भर गई और उसने किसके अपनी आंखें बंद कर ली। तो वही अभय वो बंदूक तब तक चलाता रहा जब तक कि उसमें सारी गोलियां ना खत्म हो गईं। और अब वहां कानों को चीर देने वाला सन्नाटा फैल गया। कुछ लम्हों की खामोशी के बाद अभय ने माया के कानों पर अपने होंठ रखते हुए कहा, मेरे रहते तुम्हें छूने का हक मैंने किसी को नहीं दिया। चाहे तुम्हारी खुशी हो या दुख, मुस्कान हो या दर्द, अब तुम्हारे जहन में उतरते हर जज्बात, हर आंसू की वजह सिर्फ एक शख्स होगा, अभय ठाकुर। कंटिन्यूड। अभय और माया की स्टोरी इस वक्त सस्पेंस में है, लेकिन बहुत जल्द इनकी भी वजह पता चलेगी। और अरमान आयशा के फैंस एक हार्ट ब्रेक के लिए तैयार रहना। इश्क बड़ा बेदर्दी, आगाज तबाही का। कबीर महाजन, ये पहली दफा नहीं था जब माया ने अभय का इतना भयानक रूप देखा था, क्योंकि इससे पहले भी वो उसके कई तरह के रूप देख चुकी थी जो शायद इससे भी भयानक और खौफनाक थे। उसकी पीठ इस समय अभय के सीने से लगी थी, तो वही उसे अभय के होंठ माया के कानों के करीब थे और बेहद डरावना लग रहा था वो। कि तभी अचानक से अभय झुका और अगले ही पल उसने माया को एकदम से अपनी गोद में उठा लिया, जिस कारण माया के हाथ में जो बंदूक अभय ने जबरदस्ती पकड़ाई थी वो छुटकर जमीन पर जा गिरी और माया के हाथ अनायास ही अभय की गर्दन में आ फंसे। और यहाँ अभय को ये करता देख उसके आदमियों ने तुरंत अपनी नजरें झुका ली। अब किसी के अंदर हिम्मत भी नहीं बची रही माया को नजरें उठाकर देखने की, और वो तुरंत सब के सब वहां से चले गए। यहाँ माया एकटक अभय को देखे जा रही थी और उसकी नजरें आंसुओं से भरी थी। अभय उसे बाहों में लिए भीतर बढ़ने लगा और कुछ ही पलों में वो दोनों वॉशरूम में आ गए। अभय ने माया को नीचे उतारा और अब दोनों एक दूसरे की आंखों में देखे जा रहे थे। कि तभी माया को देखते ही देखते अभय ने शावर ऑन कर दिया और कुछ ही पलों में शावर से गिरने पानी ने माया का पूरा जिस्म गीला कर दिया। माया ने एक पल के लिए भी अपनी नजरें नहीं हटाई थी, तो वहीं अभय की नजरें भी उसी पर जमी रह गई थी, पर दोनों के देखने का अंदाज अलग था। अभय के कदम माया के जिस्म के बेहद करीब आ खड़े हुए और तभी अचानक से उसका हाथ पीछे माया की पीठ पर आ पहुंचा और पलक झपकते ही उसने एक झटके में माया के ब्लाउज की डोरी खोल दी। उस एक पल में माया बुरी तरह से सिहर उठी। आंसू तो बहे ही जा रहे थे, पर अब उनमें घबराहट भी थी। माया ने कसके अपने हाथों की मुट्ठी कस ली, पर अभय से अपनी नजरें न हटाई। तो वही माया के पानी से भीगे चेहरे के बीच भी उसके अश्क अभय साफ देख सकता था। उसने अपना दूसरा हाथ धीरे से माया के चेहरे पर रखा और फिर उसके गालों से बह रही आंसू को बूंद को दरकिनार करते हुए धीरे से कहा, इन्हें जाया मत करो माया, वो भी किसी गैर के लिए तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि तुम्हारी आंखों से बह रहे हर एक आंसुओं का हकदार सिर्फ मैं हूँ। ये कहते ही अभय ने झटककर माया को खुद से दूर कर दिया और पलटकर जाने को हुआ, पर इससे पहले कि उसके एक कदम भी आगे बढ़ पाते कि तभी अचानक से माया ने उसकी कलाई पकड़ी और उसे घुमाते हुए एक झटके में अपने पंजों को उचकाकर उसने अभय के होंठों को चूम लिया। वक्त मानो थम सा गया। माया के हाथ अभय की गर्दन पर फंसे थे और आंखें बंद कर उसने बेहद मजबूती से अपने होंठ अभय के होंठों में उलझा रखे थे। उफ, ये इश्क बड़ा बेदर्दी। माया हौले से अभय से अलग हुई, पर उसकी नजरें अब झुकी हुई थीं और चेहरे पर बेहिसाब तड़प थी। पंजे अब भी उचका रखे थे और चेहरे अब भी एक दूसरे के करीब था। अभय न जाने कैसे जज्बात लिए माया के देखे जा रहा था, लेकिन माया की तड़प साफ थी। और तभी उसने मध्यम आवाज में कहा, मैं जूठन नहीं हूँ ठाकुर साहब, मैं अब भी आपके लिए उतनी ही साफ हूँ जितनी उस रात थी। ये कहते ही माया फफक पड़ी और जैसे ही अपने पंजों को जमीन में लगाकर अभय से दूर होने को हुई, उसी पल अचानक से अभय ने अपनी मजबूत बाहों की पकड़ माया की कमर में फंसाई और बस माया थरथरा उठी, क्योंकि अभय के लब माया के सिहरते लबों से जा टकराए।
इन लबों का तबस्सुम तो सबने देख लिया, जो दिल पे बीत रही है वो कोई क्या जाने। इकबाल सफ़ी पूरी। अंडस्को दूसरी तरफ अरमान की कार एक हॉस्पिटल के आगे आकर रुकी। वो कार से बाहर निकला। सफ़ेद रंग की कसी हुई कमीज, नीचे काले रंग का जीन्स और आंखों पर काले रंग का चश्मा चढ़ाते हुए वो एक एक कदम हॉस्पिटल के अंदर बढ़ाने लगा और उसके इर्द गिर्द चल रहे थे उसके गार्ड्स। अरमान के आते ही पूरे स्टाफ को दूर कर दिया गया था और उसे वीआईपी वार्ड में ले जाया गया। उस वार्ड के अंदर जाने से पहले अरमान के सभी गार्ड्स बाहर रुक गए और केवल अरमान अंदर गया। अंदर पहुंचते ही उसकी नज़र सामने खड़े शौर्य पर गई, जिसके ठीक सामने स्ट्रेचर पर लेटी थी सुहाना। वो होश में थी पर उसकी हालत खराब थी। जब उसे किसी के आने का एहसास हुआ तो उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई और फिर सामने देखा तो उसे वहां अरमान खड़ा दिखाई दिया, जिसके चेहरे पर इस समय किसी भी तरह के भाव नहीं थे। अरमान को देखते ही सुहाना की आंखों में आंसू आ गए और वो रो पड़ी। तो यहाँ उसे रोते देख शौर्य ने एक गहरी सांस ली और फिर अरमान के पास जाकर परेशानी भरे लहजे में कहा, अगर मैं टाइम पर इसे हॉस्पिटल ना लाता तो पता नहीं, तो भी कुछ नहीं होता इसे। शौर्य की बात बीच में ही काटकर अरमान ने छूटते ही कहा। वो मुस्कुराते हुए सुहाना के करीब जाकर खड़ा हो गया और उसे ऊपर से नीचे तक देखते हुए उसकी नज़र सीधा उसकी कलाई पर गई। उस कलाई को पकड़ अरमान ने सुहाना से कहा, खुद को तकलीफ पहुंचाने की जरूरत थी तुम्हें, तभी तो तुम मेरी कैद से आज़ाद हो पाओगी, है ना। सुहाना की आंखों से आंसू बहे जा रहे थे, उसकी आंखों में पश्चाताप दिख रहा था। और यहाँ शौर्य ने अरमान के पास जाकर कहा, अरमान वो नाटक नहीं कर रही है, उसने अपना हाथ काट लिया यार, और तुझे जरा भी सिम्पथी नहीं है अपनी बहन के लिए। ये सुनते ही अरमान हंस पड़ा। बहन? हंसते हुए अरमान ने कहा, खैर बहुत हो गया ये तमाशा, अब इसे वहां ले जाओ जहां इसे होना चाहिए। अरमान के मुंह से ये सुन शौर्य हैरान रह गया। व्हाट आर यू क्रेजी? तू उसकी हालत देख रहा है या फिर तुझे? रहने दो शौर्य, अचानक से सुहाना दर्द भरी आवाज में बोल उठी। ही इज राइट, मैंने जो किया मैं उसकी सजा डिजर्व करती हूँ, और इन्हें जो करना है मेरे साथ कर सकते हैं, बट आई प्रॉमिस भाई, इस दफा मैं जिंदा बच गई पर अगली बार आप मुझे जिंदा नहीं देख पाएंगे, क्योंकि मैं जानती हूँ कि मैंने गलत किया है, लेकिन मैंने वो सब सिर्फ इसलिए किया क्योंकि मुझे लगा कि वो आयशा मुझे आप दोनों से दूर कर रही है। मोम के जाने के बाद आपने और डैड ने मुझे संभाला, बट अचानक से आप दोनों के लिए वो दिन की आई लड़की ज्यादा इम्पोर्टेंट हो गई थी। उसके लिए डैड मुझ पर पहली बार चिल्लाए, आपने पहली बार मुझ पर हाथ उठाया, इसलिए मैं नफरत से भर गई थी। मुझे लगा कि वो आप दोनों को मुझसे दूर कर रही है, इसलिए। सुहाना का रोना छूट गया। इसलिए मुझसे वो सब हो गया, क्योंकि मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा था वो सब। मैंने गलत किया भाई, बहुत गलत किया, बट प्लीज फॉरगिव मी। क्या मुझे अपने भाई से एक माफी तक नहीं मिल सकती? सुहाना की आवाज में बेहिसाब पश्चाताप था, पर उसे रोते देख अरमान के चेहरे के भाव टस से मज ना हुए। और फिर कुछ समय की खामोशी के बाद वो धीरे से उसके करीब जाकर बैठा और फिर उसके चेहरे को अपने हाथों में भर लिया। यहाँ अरमान को इतना नर्म बर्ताव करते देख सुहाना के अंदर खुशी की लहर दौड़ गई। वो अपनी आंसुओं से सनी आंखों के साथ अरमान को देखने लगी तो वही अरमान ने उसके आंसू पोंछते हुए कहा, सुहाना, मैं मौके बार बार नहीं देता हूँ, और तुम्हारा भी ये पहला और आखिरी मौका है, वरना अगली दफा तुम्हें माफी मांगने तक का मौका नहीं दूंगा। ये कहते ही अरमान के चेहरे पर अचानक से भयानक भाव आ गए, सीधे मार डालूंगा। सुहाना ने अपना थूक निगल लिया। उसके इस रूप को देख उसकी आंखों में अब आंसुओं की जगह डर भर चुका था। तो यहाँ शौर्य ने एक राहत भरी सांस ली, क्योंकि सबसे मुश्किल काम था सुहाना के लिए अरमान को मनाना, और अब वो काम हो चुका था। अरमान ने सुहाना का चेहरा छोड़ा और फिर शौर्य को देख बाहर चला गया, तो वही शौर्य ने एक नज़र सुहाना पर डाली और फिर वो भी अरमान के पीछे चला गया। और वहीं यहाँ अकेली सुहाना बची थी, अपने चेहरे पर दर्द लिए। उसके चेहरे को देखकर ही बताया जा सकता था कि वो किस हद दर्द में है। उसका चेहरा मुरझा चुका था। पर तभी अचानक से सुहाना के मुरझा चुके चेहरे पर मुस्कान आ गई, और ये मुस्कान कोई और ही दास्तां बयां कर रही थी। सुहाना ने अपनी उंगली से बड़ी अदाओं और तड़क भड़क के साथ उन आंसुओं की बूंद को छिटकाया और फिर मुस्कुराते हुए बोली, मैं भी कितनी बड़ी बेवकूफ़ थी। जो काम उस बेवकूफ़ आयशा को मैनिपुलेट करके किया जा सकता था, उस काम के लिए मैंने इतनी मेहनत की और बदले में खुद को हर्ट भी करना पड़ा। ये कहते ही सुहाना ने अपनी नज़र कलाई पर डाली, लेकिन कोई बात नहीं डियर ब्रदर, इस बार मैं आपको शिकायत का मौका ही नहीं दूंगी, क्योंकि ये मौका तो आप देंगे अपनी आयशा को। और इतना कहते ही सुहाना हंस पड़ी। यानी वो आंसू, वो दर्द और पछतावा सब झूठ था, केवल एक छलावा, अरमान से आज़ाद होने के लिए और एक दफ़ा फिर वही गलतियां दोहराने के लिए जिनके खिलाफ अभी अभी अरमान उसे मारने तक की धमकी दे चुका था। अंडरस्कोर आयशा इस समय कॉलेज में थी जब उसे खुद प्रिंसिपल बुलाने के लिए आए। आयशा उनके पास गई और बोली, यस सर, मेरे साथ चलो, एक चीज़ इन्फॉर्म करनी है तुम्हें, कहकर प्रिंसिपल उसे अपने साथ अपने ऑफिस में ले आए। वो खुद अपनी चेयर के पास खड़े हो गए।
और टेबल के सामने कुर्सी पर आयशा को बैठने का इशारा किया। सिट। आयशा हिचकिचाते हुए कुर्सी पर बैठ गई कि तभी अचानक से उसे एहसास हुआ कि उसके पीछे कई सारे लोग अंदर ऑफिस में आ गए हैं। आयशा ने पलटकर देखा, वहां 4 आदमी खड़े थे और सब 30-40 के बीच में थे। उन्होंने फॉर्मल कपड़े पहने हुए थे और उन्हें देख आयशा घबराते हुए उठ खड़ी हुई। इतने में प्रिंसिपल आयशा के पास आकर बोले, डरो मत आयशा, ये सिर्फ तुमसे कुछ पूछेंगे जिसका तुम्हें सही सही जवाब देना है। लेकिन सर, अब आप जा सकते हैं सर, उनमें से एक शख्स ने कहा। और ये सुन प्रिंसिपल वहां से चले गए और उनके जाते ही ऑफिस बंद कर दिया गया। आयशा के पसीने छूट गए, ऊपर से उसके साथ पहले ही बहुत कुछ हो चुका था जिस कारण वो डर के मारे कांप उठी। आयशा चिल्ला पड़ी, ये सब क्या हो रहा है, दरवाज़ा क्यों बंद किया और आप? कि तभी अचानक से उनमें से एक शख्स जिसकी उम्र यही कोई 30 साल होगी, वो सीधे आयशा के सामने आ खड़ा हुआ और अपनी पॉकेट से एक आइडेंटिटी कार्ड निकालकर उसे आयशा के सामने दिखाते हुए बेहद सख्त और मेच्योर आवाज में बोला, दिस इज कबीर महाजन फ्रॉम नियर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। ये सुनते ही आयशा थम सी गई और उसकी आंखें हैरानी के मारे फैल गईं। तो वहीं उसके ठीक सामने खड़ा था कबीर महाजन, अच्छी खासी कद काठी और नैन नक्श का मालिक। आयशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या है और क्यों है, लेकिन उसके दिल में घबराहट पैदा होने लगी थी। और कुछ तो ऐसा होने वाला था जो शायद खौफनाक होगा और यकीनन तबाही लाएगा। कंटिन्यूड, रफ किस, नोबडी कैन डिफीट अरमान मालिक। आयशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि भला ये सब क्या है और किस लिए है। उसके सामने दमदार पर्सनैलिटी का मालिक कबीर महाजन खड़ा था। आयशा ने हैरानी से उसे देखा तो यहाँ कबीर ने अपने आईडी कार्ड को दोबारा पॉकेट में डालते हुए आयशा से कहा, आपसे कुछ बात करनी है मिस आयशा। पर मुझसे क्या बात करनी है आपको? आयशा ने हैरानी के साथ कहा। कि तभी कबीर छूटते ही बोला, अरमान मलिक के बारे में। और कबीर के मुंह से अरमान का नाम सुनते ही आयशा स्तब्ध रह गई। अंडरस्को 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 अंडरस्को। दूसरी तरफ अभय और माया के होंठ आपस में उलझे थे। इस दफा अभय ने पहल की थी उसके होंठों को चूमने की। दोनों के होंठों ने एक दूसरे को मजबूती के साथ जकड़ रखा था। जहां माया की आंखों से आंसू की बूंदें बह गई तो वहीं अभय ने किसके उसके लिबों पर अपना हक जताया और देखकर ही बताया जा सकता था कि इस किस में मोहब्बत तो बिल्कुल नहीं है। अभय माया के होंठों को बेरहमी के साथ चूमकर उससे अलग हुआ और अगली ही दफा उसने माया को खुद से दूर धक्का दे दिया जिससे उसके कदम पीछे की ओर डगमगा गए। तो यहाँ अभय ने उसके भीगे बदन को ऊपर से नीचे देख कहा, तुम्हारी औकात अब बस मेरे बिस्तर तक सीमित बची है और आज ये आखिरी रात सुकून भरी सांसें ले लो क्योंकि कल से मैं तुम्हारी जिंदगी का हर एक पल जहन्नुम बना दूंगा। कहते ही अभय एक झटके में उस वॉशरूम से बाहर चला गया और उसके जाते ही माया की सिसकियां छूट गई। फ्लैशबैक, ये वही रात थी जब माया ने पहली दफा अभय का इतना भयानक रूप देखा। उस रूप को देख माया के जहन में इस कदर डर की लहर जाग गई थी कि वो उसके साए से भी दूर हो जाना चाहती थी, लेकिन अभय ने ऐसा हरगिज ना होने दिया। माया का बदन इस वक्त अभय के नीचे बिस्तर पर दबा था और अभय के पूरे शरीर का भार उसके नाजुक से जिस्म पर था। माया डर से सनी हुई आंखों के साथ अभय को देखे जा रही थी। उसके दिमाग से वो छवि जाने का नाम ही नहीं ले रही थी जब उसने अभय के हाथ में वो टैटू देखा। वही टैटू, वही हाथ जिसने कुछ समय पहले एक जिंदा आदमी को जला डाला। अभय ने माया की दोनों कलाइयों को पकड़कर ऊपर बिस्तर पर धंसा दिया और फिर उसकी आंखों में देख कहा, मुझसे दूर होने के ख्वाब देखना छोड़ दो क्योंकि अब ऐसा मुमकिन नहीं। ये सुनते ही माया बोल उठी, आप जाने क्यों नहीं देते मुझे नहीं रहना है अब इस छत के नीचे जहां लोगों को जिंदा जलाया जाता है। कि तभी अभय चीख उठा, सिर्फ उन लोगों को जिनकी नजरों में एक औरत की इज्जत सिर्फ उनकी हवस मिटाने की चीज होती है। अभय की इस चीख ने माया के दिल में कहर बरपा दिया। वो दंग रह गई और खामोश भी। यहाँ अभय ने आगे अपने जबड़े कसते हुए कहा, और मेरी नज़र में ऐसे लोगों की सिर्फ एक सजा होती है और वो है मौत, क्योंकि जब उस आदमी ने अपनी पत्नी पर रहम नहीं खाया और जिंदा जला दिया तो उसे भी तो वही सजा मिलनी चाहिए। माया के होश उड़ गए जब अभय के लफ्जों का अर्थ उसे समझ आया। उसके पास अब कुछ भी बोलने के लिए कुछ नहीं बचा था। आंखों में आंसू अब भी थे लेकिन अब दर्द और हैरानी ज्यादा थी। आपने गलत किया। उस आदमी ने जो कुछ भी किया उसकी सजा कानून उसे देता। भला आपने, कानून उसे जेल देता और अभय ठाकुर उसे जला देता, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसने उस औरत को उस हरामजादे ने जलाकर मार डाला। माया निशब्द रह गई। यहाँ अभय ने उसके चेहरे के करीब अपना चेहरा बढ़ाते हुए कहा, क्या तुम्हारे लिए इतना आसान है मुझसे दूर जाना? हम माया ने अपना थूक निगल लिया। क्या अब अचानक से मुझसे इतनी घुटन होने लगी कि बिना सोचे समझे यहाँ से भाग जाना चाहती थी? अभय की आवाज में अब नरमियत थी। माया का रोना छूट गया। माँ, मैं डर गई थी, गलत समझ बैठी आपको और मुझे लगा कि मैं तुम्हें भी एक दिन मार डालूंगा। अभय ने उसकी बात पूरी की तो यहाँ माया ने मासूमियत से अपनी गर्दन हिला दी। ये देख अभय ने अपना एक हाथ धीरे से माया के गालों के ऊपर रखा और उसे सहलाते हुए कहा, मार तो तुम मुझे दोगी?
अभय के मुंह से ये शब्द सुनते ही माया के चेहरे के होश उड़ गए। ना जाने क्या चलने लगा उसके दिमाग में कि वो पसीने से भर उठी। यहाँ अभय ने कहा, क्यों, सही कहा ना, मार डालोगी ना। माया का शरीर सुन्न पड़ चुका था। उसने अभय की आंखों में आंखें डाल अपनी गर्दन ना में हिला दी और कहा, न नहीं, कभी नहीं। पर तेरी मासूमियत और ये हसीन चेहरा तो मुझे जान से मारने का ही सितम कर रहा है मुहतरमा। अभय ने इस दफा शायराना अंदाज में कहा, जिसे सुन माया ने अब जाकर राहत भरी सांस ली, क्योंकि अब उसे समझ आया कि अभय का मतलब क्या था। तभी माया ने कहा, एक सवाल पूछूं? बेशक। आप मुझसे क्या चाहते हैं? माया के इस सवाल को सुन अभय कुछ पलों के लिए खामोश रह गया और उसकी आंखों झांकता रहा। तो वही माया की आंखें भी अभय से एक पल के लिए ना हटी कि तभी अभय ने अपने होंठों को उसके होंठों के करीब बढ़ाते हुए कहा, मैं तुम्हें चाहता हूँ मुहतरमा, वो भी पूरा का पूरा। तुम्हारा दिल, तुम्हारी जान, तुम्हारा मन, तुम्हारा जिस्म, सब चाहिए मुझे, सब। अभय की आवाज में इस हद तक पेशन था कि माया का पूरा तन बदन सिहर उठा। वो मंत्रमुग्ध सी अभय को देखे जा रही थी और फिर उसने सवाल किया, और मुझे क्यों चाहते हैं आप? माया के इस सवाल पर अभय कुछ लम्हों के लिए खामोश रहा, पर तभी उसने धीरे से माया होंठों को अपने अंगूठे से टटोलते हुए कहा, कोई एक लफ्ज नहीं है मेरे पास इस सवाल का, मगर आशिकी में इसे मोहब्बत कहा गया है। और बस इतना काफी था माया के दिलो जान को जार जार करने के लिए। उसकी आंखों से आंसू की बूंद लौटकर गालों पर तैर गई, जिसे आगे बढ़कर अभय ने हौले से अपने होंठों से चूम लिया। यहाँ माया ने जब उसके होंठों की छुअन अपने चेहरे पर महसूस की तो उसका रोना छूट गया। और अब उसके हाथ अभय की शर्ट पर कस गए, वो भी बेहद मजबूती से। मुझसे मुझसे मत कीजिए आप मोहब्बत की बातें, मैं जहाँ से आती हूँ वहाँ मुझे तवायफ कहा जाता है। माया का इतना कहना भर था कि अभय का चेहरा क्रोध में तमतमा उठा। उसने बिना एक पल गवाए माया के होंठों को अपने वश में कर लिया और उसे बेहिसाब क्रोध और जलन के साथ चूमने लगा। माया का शरीर कपकपा गया, लेकिन इस बार उसने अभय का जरा भी विरोध न किया और अपनी आंखें बंद कर हाथों को मजबूती से उसके कंधों पर जकड़ दिया। तो यहाँ उसे यूं ही बेतहाशा चूमते हुए अभय ने उसे बिस्तर से उठाया और अपनी गोद में बिठाते हुए उसने माया के पैरों को अपनी कमर के इर्द गिर्द उलझा लिया। माया का अनछुआ बदन अभय मजबूत शरीर के आगे दब रहा था। अभय के हाथ माया की पीठ पर इतनी मजबूती से रेंग रहे थे कि उनके बीच हवा तक जाने की जगह ना बची। माया पर इसी कदर अपना हक जमाते हुए अभय ने अपने होंठ उसके होंठों से अलग किए और फिर कुछ पलों तक माया का लाल पड़ चुका चेहरा देखता रहा। उसकी सांसें बेहद तेज थी, शर्म के मारे नजरें झुकी हुई थीं, जिन्हें देखते हुए ही अभय ने अपना हाथ पीछे ले जाकर उसके बालों में उलझाया और अगले ही पल उसके बालों को अपनी मुट्ठी के भरकर जकड़ लिया। माया की आह निकल गई, तो वही उसके बालों पर अपनी पकड़ और अधिक मजबूत करते हुए अभय ने उसका चेहरा ऊपर उठाया और बेहद सख्त आवाज में कहा, उस जगह को जलाकर राख कर देगा ये अभय ठाकुर जहां मेरी मोहब्बत पर तवायफ होने का दाग लगा है। अभय के ये लफ्ज माया के जहन में इस कदर शोर कर गए जी शांत होना अब नामुमकिन था। उसने अपनी आंखें खोली तो उसकी नजरें सीधा अभय की नजरों से जा टकराई। यहाँ अभय ने कहा, जिस पल तू मेरी जिंदगी में आई उसी पल मेरे दिल पर अपना कब्जा जमा बैठी, और अब मैं तुझे भी ये हक नहीं देता कि खुद को तू तवायफ कर मेरी मोहब्बत की तौहीन करे। माया के चेहरे पर दर्द उभर आया। झूठ कहते हैं आप, हम जैसे लोग मोहब्बत के लिए नहीं बने होते। एक दिन आपका भी दिल भर जाएगा मुझसे और फिर छोड़ देंगे मुझे। शश शश। अभय ने बेहद मोहब्बत से उसके होंठों पर अपनी उंगली सजा दी। तुम्हारे जिस्म पर दाग नहीं, बल्कि, अभय ने माया के माथे पर अपना हाथ रखा, बल्कि इस मांग में सिंदूर सजाऊंगा। अभय के कहीं हर लफ्ज माया के दिल में आज अनकहे जज्बात पैदा कर गए, और इस दफा तो मानो उसके होश ही उड़ गए। पूरी दुनिया के सामने ये अभय ठाकुर तुम्हें अपनी पत्नी का दर्जा देगा, और ये वादा है मेरा, जब तक तुम्हें अपनी पत्नी और ठाकुर खानदान की बहू होने का हक दिला देता, तब तक तुम्हारे जिस्म पर आंच भी नहीं आएगी। अभय के कहीं एक एक शब्दों में कितनी गहराई थी, इसे बयां भी नहीं किया जा सकता। माया की आंखें फटी रह गई थीं। वो इस बात से इनकार तो हरगिज नहीं कर सकती थी कि उसे भी मोहब्बत हो गई है अभय से, लेकिन ना जाने ऐसा कौन सा डर था उसके जहन में जो उसे इस वक्त खुश होने तक की मोहलत नहीं दे रहा था। तो यहाँ अभय ने माया के माथे को चूम कर कहा, तुम्हारी आंखें मुझसे सब कहती हैं मुहतरमा, कि तुम्हें भी मुझसे प्यार है, लेकिन इसके बावजूद मैं कल रात तक का वक्त देता हूँ, जवाब तुम्हारे लिबों से सुनना है मुझे। अभय का इतना कहना भर था कि माया सीधा उसके सीने से जा लगी और बिलक कर रो पड़ी। मत कीजिए मुझसे इतनी मोहब्बत, मैं इसके काबिल नहीं। अभय ने बेहद प्यार से उसकी पीठ पर अपने हाथ जकड़कर बेहद जुनूनियत से सराबोर आवाज में कहा, अभी तो तुमने मेरी मोहब्बत का आगाज भी नहीं देखा। जिस दिन देख लोगी, उस दिन तुम्हारा दिल तुमसे बस यही एक सवाल करेगा कि क्या वाकई कोई किसी से इस हद तक इश्क कर सकता है। अभय के कहीं ये चंद लफ्ज माया के जहन में गूंज के रह नहीं गए। प्रेजेंट टाइम। वॉशरूम में जमीन पर भीगी भागी माया अपने घुटने मोड़े बैठी थी और अपने बर्बाद मुकद्दर पर रोए जा रही थी। उसके जहन से अभय के वो शब्द आज तक ना गए, अभी तो तुमने मेरी मोहब्बत का आगाज भी नहीं देखा। जिस दिन देख लोगी,
उस दिन तुम्हारा दिल तुमसे बस यही एक सवाल करेगा कि क्या वाकई कोई किसी से इस हद तक इश्क कर सकता है। लेकिन अब हालात बद से बदतर थे। उसने अपनी ही मोहब्बत का गला खुद होने हाथों से घोटा था और उसके लिए अभय उसे जो सजा दे वो भी उसे खुशी खुशी मंजूर थी। दूसरी तरफ अरमान इस वक्त अपने केबिन में बैठा था जब अचानक से अंदर दनदनाते हुए शौर्य आया और आते ही उसने अरमान के सामने टेबल पर एक फाइल फेंक दी और बेहद गुस्से में बोला, अब ये क्या नया तमाशा है अरमान? ये सब किस लिए? जब सब कुछ सॉर्ट आउट हो गया था। अरमान, जो इस वक्त खामोशी से अपने सामने रखे लैपटॉप पर नजरें गड़ाए बैठा था, उसने एक दफा भी शौर्य को देखने की जरूरत ना समझी। यहाँ शौर्य फिर गुस्से में चिल्लाया, अरमान मैं जानता हूँ तू सब सुन रहा है, इसलिए प्लीज आंसर मी कि ये सब क्यों है। अरमान कुछ पलों तक खामोश रहा और फिर उसने धीरे से अपनी पीठ चेयर पर टिका दी और एक तक शौर्य को देखने लगा। जा जवाब दे अरमान, ये सब का। अरमान मलिक का नाम यूं ही काली दुनिया में नहीं गूंजता। लोगों के चेहरे देखकर बता सकता हूँ कि उनके दिमाग में क्या चल रहा है। और फिर अरमान खड़े होते हुए बोला, सुहाना तो मेरी बहन है, भला तूने कैसे सोच किया कि उसके दिमाग में क्या है इस बारे में मुझे नहीं पता। अरमान की इस बात पर शौर्य के होश उड़ गए। अरमान इस बार तो गलत है, उसे सच में अपनी गलती का एहसास है। शट अप शौर्य, नो मोर वर्ड्स नाउ। अरमान की आवाज इस बार बेहद सख्त थी और अब शौर्य समझ चुका था कि कुछ भी कहने का कोई फायदा नहीं। सुहाना मलिक है, वो इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, फिर चाहे मैं उसकी जान ही क्यों ना ले लूं, लेकिन वो आयशा से अपनी बेवजह नफरत कभी खत्म नहीं करेगी। कहते हुए अरमान उस केबिन में लगी ग्लास वॉल के सामने जा खड़ा हुआ और उसने अपने होंठों पर सिगरेट लगा ली। तभी शौर्य ने कहा, तो अब तू क्या करने वाला है? ये सुन अरमान ने सिगरेट की कश छोड़ते हुए कहा, मैं कुछ नहीं करूंगा, क्योंकि जो कुछ करेगी वो मेरी लिटिल सिस्टर करेगी। ये कहते ही अरमान के होंठों पर एक खतरनाक मुस्कान आ गई। मजा आने वाला है, इस उड़ती चिड़िया के पर काटने में बेहद मजा आने वाला है। आखिर इस चिड़िया को भी तो पता चलना चाहिए कि जहां हर किसी की सोच खत्म होती वहां अरमान मलिक पहले ही अपनी सोच की इमारत खड़ी कर देता है। कंटिन्यूड। आप सब बहुत जल्दी घबरा जाते हैं। अब तक समझ आ जाना चाहिए आपको कि अरमान को कोई भी एरा गैरा इतनी आसानी से डिफीट नहीं कर सकता। इंसेनली रोमांटिक दिल हॉस्पिटल में शरद भागते हुए अंदर वार्ड में आए जहां सुहाना एडमिट थी। उसे इस हाल में देख शरद का कलेजा मुंह को आ गया। वो तेज कदमों के साथ सुहाना के करीब पहुंचे और उसके पास आते ही उन्होंने उसे सीने से लगा। आई एम सॉरी बेटा, सब मेरी गलती है, मुझे तुमसे ऐसे बात नहीं करनी चाहिए थी। सुहाना ने शरद को समझाते हुए कहा, इट्स ओके डैड, मैं ठीक हूँ अब, और हाँ प्लीज आप अब ये टेंशन लेना बंद कीजिए, मुझे कुछ नहीं हुआ। तुम हॉस्पिटल में हो सुहाना और कहती हो कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ। शरद की फिक्र कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। सुहाना, बट अब ठीक हूँ और अब मुझे घर जाना, क्योंकि आप जानते हो मुझे हॉस्पिटल्स बिल्कुल नहीं पसंद। शरद, नहीं बेटा, जब तक डॉक्टर नहीं कह देते तब तक हम घर नहीं जा सकते। सुहाना, कम ऑन डैड, आई एम ऑलराइट, और वैसे भी शौर्य ने ऑलरेडी डॉक्टर से बात कर ली है कि मैं यहाँ से जा सकती हूँ। ये सुन शरद ने अपना सिर हिला और फिर सुहाना के माथे पर अपना हाथ रख कहा, अब प्लीज ऐसे मुझे छोड़कर कभी मत जाना। मुझे लगा तुम्हारा किडनैप हो गया, वो तो शौर्य से पता चला कि तुमने खुद को जुहू अपार्टमेंट में बंद कर लिया था। ये सुन सुहाना ने अपनी गर्दन हिला दी, क्योंकि अगर वो अरमान का सच बताती तो इसमें उसकी भी पोल खुलती, इसलिए वो खामोश रही। शरद ने कहा, थैंक गॉड अरमान ने पता लगा लिया तुम्हारे बारे में, अदरवाइज मैं परेशानी के मारे पागल हो जाता। अरमान का जिक्र सुन सुहाना के चेहरे के भाव बदल गए। उसने बात पलटते हुए कहा, अब प्लीज डैड मुझे यहाँ से ले चलिए, आई एम फीलिंग सफोकेटेड हियर। ओके ओके, मैं डॉक्टर से बात करता हूँ, हम कहकर शरद वहां से चले गए। और उनके जाने के बाद सुहाना ने कहा, अरमान माय फुट, अगर मजबूर ना होती तो सबसे पहले आपके बेटे को ही जेल भिजवाती, मेरे साथ इतना बदतर सलूक करने के जुर्म में। सुहाना की नफरत अब सिर्फ आयशा तक सीमित नहीं रही थी, बल्कि इस नफरत का जाल अरमान तक फैल चुका था। बाहर शरद ने डॉक्टर से बात करने के बाद एक कॉल लगाया और कुछ ही समय में फोन रिसीव हुआ। फोन के रिसीव होते ही शरद छूटते ही बोल उठे, अरमान प्लीज फोन मत काटना। आई नो पिछली बार मैं तुमसे कुछ ज्यादा बोल गया था, लेकिन आई एम सॉरी, और थैंक यू भी सुहाना के बारे में पता लगाने के लिए। दूसरी तरफ अरमान ने कहा, अभी थैंक यू मत बोलिए डैड, अभी तो आपको मेरे कई सवालों के जवाब देने हैं। अरमान की इस बात सुन शरद के चेहरे का लहजा बदल गया। मतलब क्या है तुम्हारा? शरद ने हैरानी से सवाल किया। अच्छे से समझाऊंगा, मतलब तब तक जरा अपनी बेटी की खातिरदारी कीजिए। कहकर जैसे ही अरमान फोन काटने को हुआ कि तभी शरद ने जल्दबाजी में कहा, अरमान आयशा को प्लीज घर ले आओ, देखो मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। आई नो तुम आयशा पर काफी नाराज होगे, पर उस दिन कॉलेज में जो हुआ उसमें आयशा की। बीप बीप बीप, फोन कट गया। हेलो हेलो, शरद हेलो करते रह गए, लेकिन अरमान तब तक उनकी बात पूरी सुने बिना ही फोन काट चुका था। अंडरस्को अंडरस्को अंडरस्को, आयशा का कॉलेज ऑफ हो गया था।
वो अपनी क्लास से बाहरी निकलकर एग्जिट की तरफ बढ़े जा रही थी, लेकिन उसके चेहरे के भाव ना जाने कैसे थे। ऐसा लग रहा था कि शरीर तो यहाँ है पर दिमाग कहीं और। न मुस्कान थी और ना ही कोई चमक, वो हर तरह से उलझ चुकी थी। कि तभी अचानक से उसके आगे एक लाल रंग की लेम्बोर्गिनी आके रुकी। आयशा की नज़र उस कार पर जा ठहरी और उसी पल उस कार के अंदर बैठे शख्स को देख आयशा ने अपना थूक निगल लिया। आंखों पर काले रंग की शैद चढ़ाए बैठा था अरमान, जिसकी नजरें सामने टिकी थी और एक दफा भी गर्दन घुमाकर आयशा को ना देखा, लेकिन उसे पता था कि आयशा वहीं खड़ी है। आयशा ने एक गहरी सांस ली और फिर अपने कदम आगे बढ़ाते हुए वो सीधे उस लेम्बोर्गिनी में जा बैठी। उसके बैठते ही अरमान ने अपनी गर्दन घुमाई और फिर आंखों से चश्मा उतारते हुए कुछ पलों तक आयशा को देखता रहा, जिसकी गर्दन नीचे झुकी थी। आयशा का चेहरा कुछ लम्हों तक पड़ते रहने के बाद अरमान के होंठों पर एक अजीब सी मुस्कान आ गई, जो कि ना जाने कौन सी दास्तां बयां कर रही थी। अंडस्को यहाँ माया इस समय अकेली एक कमरे में बैठी थी जब अचानक से वहां 2 मेड का आना हुआ। एक के हाथों में खाने की ट्रे थी तो दूसरे के हाथों में कुछ कपड़े। वो दोनों अंदर आकर उन कपड़ों को और खाने की ट्रे को एक जगह रख बोली, खाना खा लीजिए और ये कुछ कपड़े हैं आपके लिए। कहकर वो दोनों वहां से चली गई, पर उनके जाने से पहले ही माया उठ खड़ी हुई और उसने फुर्ती में उन दोनों को आवाज लगाई, रुकिए। वो दोनों रुकी और उन्होंने मुड़कर माया को देखा। यहाँ माया उन दोनों के पास आकर बोली, आप जानती हैं रघु कहाँ है? क्या उसे अब भी कैद कर रखा है या फिर? पर माया अपने शब्द पूरे भी ना कर पाई को वो दोनों बिना उसकी बात का जवाब दिए चली गई। माया बुरी तरह से लाचार हो चुकी थी। उसने एक नज़र उन कपड़ों को देखा और फिर खाने को। अंदर से कुछ भी खाने पीने की इच्छा मर चुकी थी, लेकिन माया हार मानने वालों में से नहीं थी और वो जानती थी कि अगर उसे इन हालातों का डटकर सामना करना है तो उसे खुद के शरीर को ताकत भी देनी होगी, क्योंकि कल अगर उसका शरीर कमज़ोर ना पड़ा होता तो वो आदमी कभी उसके साथ इतना बदतर सलूक ना कर पाते। ये सोचते ही माया ने अपने आंसू पोंछे और फिर एक गहरी सांस लेकर बिस्तर पर आ बैठी। उसने खाने की प्लेट उठाई ही थी कि तभी उसने अपने सामने जो देखा उसे देख उसके हाथ में पकड़ा खाने का निवाला छूटकर जमीन पर जा गिरा, क्योंकि वहां रखे कपड़े मामूली कपड़े नहीं थे। उनके ऊपर घुंघरू रखे थे और साथ में साज श्रृंगार का सामान, जिन्हें देख माया काफी हद तक समझ गई कि ये सब किस लिए हैं। उसका कलेजा फटा रह गया और उसने एक गहरी सांस लेकर जबरदस्ती अपने मुंह में वो खाना ठूस लिया, सिर्फ पेट भरने के लिए। कुछ पलों बाद माया के कमरे में दोबारा कुछ लड़कियों का आना हुआ। माया बेजान सी बिस्तर पर बैठी थी, उसके चेहरे पर किसी भी तरह के इमोशन नहीं थे। वो लड़कियां अंदर आई और उन्होंने देखा माया को बेजान सा बिस्तर पर बैठे हुए। माया ने इस समय वही लाल रंग का लहंगा चोली पहना था जो कुछ समय पहले उसके लिए रखवाया गया था। उसके सीने पर कोई आंचल नहीं था सिवाय एक चोली के। वो कसी हुई चोली माया के तराशे हुए बदन पर हद से ज्यादा हसीन लग रही थी, लेकिन चेहरे पर कोई गहना नहीं था, न ही मोतियों का और न ही मुस्कान का। उन लड़कियों ने बिस्तर पर रखे कुछ गहने उठाए और फिर कुछ ही समय में वो सब मिलकर माया का श्रृंगार करने लगी। और माया जानती थी कि ये श्रृंगार शायद उसकी बर्बादी का श्रृंगार था। और वक्त ना लगा कि माया अब पूरी तरह से तैयार थी। होंठों पर हल्की सी लाली, माथे पर बिंदिया, गले में हार और सर पे चुनरिया। बेहद हसीन दिख रही थी वो लड़कियां अब उसे खड़ा कर कहीं ले जाने लगी और माया एक कठपुतली की तरह चले जा रही थी। कि तभी कुछ ही वक्त में माया को एक बड़े से चमचमाते आंगन में छोड़ा गया, जिसके तुरंत बाद वो सब लड़कियां बिना एक पल गवाए वहां से चली गईं। और अब माया वहां तन्हा बची थी, एक मक्खी तक नहीं थी वहां। इस जगह पर लाल रोशनी जगमगा रही थी, बीचों बीच एक बड़ा सा झूमर लगा था और नजारा ऐसा था मानो ये कोई कोठा हो। माया की नजरें जमीन पर धसी थीं और वो बेजान गुड़िया की तरह अपनी सूनी पड़ चुकी आंखों के साथ अपने लबों को सिए खड़ी रही। कि तभी पीछे से उसे एक आवाज सुनाई दी, कुछ रातें अधूरी रह गई थी जिन्हें मुकम्मल करने का वक्त आ गया है। ये आवाज बेशक अभय की थी, जिसे सुनते ही माया के होंठों की मुट्ठियां लहंगे में जा कसी। अंडस्को दूसरी तरफ अरमान की लेम्बोर्गिनी एक ऐसी जगह पर आ ठहरी जो कि आयशा के लिए बिल्कुल नई थी। पूरे रास्ते वो खामोश रही और अपना सिर झुकाए रही, तो वहीं पलटकर अरमान ने भी उससे एक सवाल तक ना किया। लेकिन जब आयशा ने महसूस किया कि कार रुक गई है, ये देख उसने जैसे ही अपनी नजरें बाहर घुमाई तो खुद को अनजान जगह पर आकर देख दंग रह गई। यहाँ अरमान ने सीट बेल्ट खोली और बेहद रुतबे और ठाठ में कार से बाहर निकला, तो वही आयशा अब भी सवालिया नजरों से आसपास देख जा रही थी और वो सवाल करने ही वाली थी अरमान से कि तभी अचानक से अरमान उसकी तरफ आया और उसने अगले ही पल आयशा की सीट का दरवाजा खोल दिया। आप मुझे, आयशा के आगे के लफ्ज अटके रह गए जब अरमान ने पलक झपकते ही उसे अपनी गोद में उठा लिया। यहाँ आयशा के हाथ अनायास ही उसकी गर्दन में जा फंसे और वो शर्म से लाल पड़ गई, क्योंकि उसके आसपास कई आदमी खड़े थे। वो बात अलग है कि उन सबकी नजरें जमीन पर झुकी हुई थीं और देख के ही बताया जा सकता है कि वो सब अरमान के गार्ड्स हैं। आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? आयशा ने सवाल किया और अरमान ने कोई जवाब ना दिया।
वो सामने देखते हुए आगे बढ़े जा रहा था और उसके ठीक सामने कुछ दूरी पर एक प्राइवेट जेट खड़ा था। ये सब कुछ देखने में बेहद लग्जरियस लग रहा था। अरमान उसे यूं ही अपनी गोद में लिए जेट के अंदर आ गया। आयशा को अब घबराहट होने लगी। आप प्लीज बताइए मुझे कि कहाँ ले जा रहे हैं। देखिए, मुझे बहुत डर लग रहा है। आप बिना मुझे बताए कहीं भी नहीं ले जा सकते। आपको मुझे बताना ही होगा। प्लीज कुछ तो बोलिए, आप सुन रहे हैं ना। आयशा लगातार कुछ ना कुछ बोले जा रही थी, लेकिन अरमान उसे जेट के अंदर ले आया और अंदर बढ़ते हुए वो एक सीट पर जा बैठा और आयशा को उसकी सीट पर बिठाने की बजाय वो अपनी गोद में बिठाए रहा। कुछ बोलते क्यों नहीं आप? बताइए प्लीज, कुछ तो बस। आयशा को जितना बोलना था वो बोल चुकी थी, क्योंकि अब उसके होंठों को बोलने की कोई इजाजत नहीं थी। अरमान ने उसके होंठों को अपनी कैद में कर लिया था। आयशा की आंखें फटी रह गईं। तो वही अरमान के बॉडीगार्ड्स तुरंत पलटकर खड़े हो गए। और यहाँ अरमान ने आयशा के होंठों को चूमकर धीरे से उसके होंठों पर अपनी सांसें छोड़ते हुए कहा, इस भीड़ भाड़ से तुम्हें दूर ले जा रहा हूं मैं। कहते हुए अरमान ने आयशा की सकट के नीचे अपना हाथ डाला और उस हाथ को उसकी थाइस तक सरकाते हुए बेहद सेंसिटिव हिस्से पर आकर उसने अपनी उंगलियों को जकड़ा, जिससे आयशा का दिल धक्का रह गया। आयशा के नाखून अरमान के कंधों पर आ धंसे और वो अपनी मोटी मोटी स्तब्ध आंखों से अरमान की आंखों में देखती ही रह गई। तो यहाँ अरमान ने और कसके उसकी स्किन दबाई और फिर उसकी गर्दन पर अपने होंठ टिकाकर कहा, वहां सिर्फ तुम होगी, मैं, हमारे आपस में उलझे हुए होंठ और जिस्म। आयशा का रोम रोम कांप उठा जब अरमान के कई शब्दों का आयशा को अर्थ समझ आया। कंटिन्यूड, ओहू ओहू, दिस इज गोना बी इंसेनली रोमांटिक राइट, दिल फायर एनी रिक्वेस्ट और सजेशन। टच में लाइक यू डू, दिल की तुमसे जुदा होके हम तबाह हो गए। अभय के ये शब्द माया के दिलो दिमाग में शोर कर गए, और तभी अभय की गहरी सांसें अचानक से माया को अपनी गर्दन पर महसूस हुई, जो इस बात का सबूत दे रही थी कि अब वो उसके कितने करीब खड़ा है। कि तभी एक झटके में अभय ने माया की कमर पर हाथ फंसाया और उसे एकदम से घुमाकर अपने सामने खड़ा कर दिया, जिससे माया का बदन अभय के सीने से जा लगा। माया के हाथ उसके कंधों पर जा धंसे और वो अपनी भीगी पलकों के साथ उसे देखती ही रह गई। माया के गालों पर आंसू को बूंद लुढ़क गई, जिसे देख अभय के होंठों पर मुस्कान ने पहरा जमा दिया और उसने अपना हाथ माया के चेहरे पर रख अपने अंगूठे से उसके आंसुओं को पोंछते हुए कहा, अब यही आंसू तुम्हारी तकदीर होने वाली है, और दर्द तुम्हें तब तक दिया जाएगा जब तक ये आंसू नहीं सूख जाते। कहते ही अभय ने अचानक से माया को खुद से दूर धकेल दिया, जिससे वो सीधा जमीन पर जा गिरा और इस दौरान उसके घूमने घुंघरू पूरे आंगन में शोर कर गए। माया के दिल में दर्द था, बेहद दर्द था, लेकिन आज तक अभय के आगे खुद की माफी के लिए नहीं गिड़गिड़ाई, क्योंकि वो जानती थी कि ना ही वो एक लफ्ज कह सकती है और ना ही उसे कोई माफी मिलेगी। उसकी सिसकियां छूट गईं और यहाँ अभय उसके करीब आते हुए अब जमीन पर पड़ी माया के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हुए बोला, आज की रात तो कयामत होने वाली है, मेरी मोहब्बत की बर्बादी जो होने वाली है। ये कहते ही अभय ने वहां काउंटर पर रखी शराब की बोतल खोली और उसे सीधा अपने होंठों से अड़ लिया। उसकी नफरत से सराबोर और नशीली नजरें माया पर टिकी थीं, जिन्हें देख वो जालिमों की तरह हंस पड़ा। बेहद हसीन होने वाली है रात, क्यों, सही कहा ना। कहते हुए अभय उसके करीब आया। उसके एक हाथ में शराब की बोतल थी, दूसरे हाथ की पकड़ सीधा उसने माया के बालों पर बनाई और उसे बेरहमी से खड़ा करते हुए बोला, आज ये तवायफ मेरे लिए नाचेगी। ये कहते ही अभय ने झटककर माया के बालों को छोड़ा और वो शराब की बोतल सीधा अपने मुंह में अड़ ली और अपने कदम वहां रखे म्यूजिक सिस्टम के करीब बढ़ा दिए, जहां आते ही उसने रिमोट पर अपनी पकड़ साधी और उसमें एक गाना बजाने से पहले उसने कुछ सोचते हुए अपने कदम दोबारा माया की ओर बढ़ाए और फिर वो रिमोट उसके हाथों में पकड़ते हुए बोला, किस धुन पर थिरकना चाहेगी ये बेवफा। माया का दिल अब टूटकर चकानाचूर हो चुका था और अब उसने एक गहरी सांस ली और फिर एक नजर अभय को देखा और इस दफा उसकी आंखों में दर्द जरूर था, पर इसके साथ ही रुसवाई भी थी। उसने उस रिमोट पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए अभय को देखा और फिर अपने आंसू पोंछ लिए। उसके लहजे को देख अभय मुस्कुराया और किसी राजा की तरह वहां रखी एक बड़ी सी गद्दी पर जा बैठा कि कुछ ही पलों में वहां एक गाने का शोर गूंज उठा। दी नहीं दुआ भले न दी कभी बद्दुआ, ना खफा हुए न हम हुए कभी बेवफा, तुम मगर बेवफा हो गए क्यों खफा हो गए। माया की आंखों से आंसू की बूंदें बहे जा रही थीं और वो बदहवास सी अपनी मोहब्बत के आगे रुसवा होने लगी। वो मोहब्बत जिसके दिल की धड़कनें थी वो, और आज वो केवल उसके पांव की धूल के समान भी नहीं थी। कि तुमसे जुदा होके हम तबाह हो गए, तबाह हो गए, तबाह हो गए, तबाह हो गए, तबाह हो गए। माया के दिल का दर्द इस बार टूटकर निकल रहा था। आज जहां सबसे ज्यादा उसे अभय के कांधे की और उसकी बाहों की जरूरत थी, वहीं उसे खुद अभय जलील कर रहा था, वो भी इस कदर की माया नजरें तक बमुश्किल मिला पा रही थी उससे। फिर अंखियन में प्रीत की तेरी रीत जगा जाना, मुझे छोड़ के जाने खातिर ही लौट के आ जाना। हाँ, गैर के हमनवा हो गए क्यों खफा हो गए, कि तुमसे जुदा होके हम तबाह हो गए। कि तभी माया के पैर अचानक से मुड़ गए, जिस कारण उसे अपने पैरों में बहुत तेज दर्द महसूस हुआ और उसके कदम कुछ पलों के लिए रुक गए। माया के घुंघरुओं का शोर अचानक से शांत हो गया।
अभय कुछ पलों तक खामोश बना रहा और तभी वो अचानक से उठ खड़ा हुआ। शराब का एक घूंट निगलते हुए वो माया को बेहद नफरत भरी निगाहों से देखते हुए उसके करीब आया और अगले ही पल छनन इस आवाज के साथ उसने हाथ में पकड़ी उस कांच की बोतल सीधे माया के पैरों तले फेंक दी। कदम रुकने नहीं चाहिए। ये सुनते ही माया ने कसके अपनी आंखें मूंद ली और आंसुओं की धार बह गई उसके गालों पर। हाँ, सजदे में हमने मांगा था, उम्र भी हमारी लग जाए तुमको, खुद से ही तौबा करते थे, नजर न हमारी लग जाए तुमको। इसी के साथ माया ने अपना पहला कदम उस कांच पर रखा जिसकी आह उसके जहन में गूंज उठी, लेकिन उसने एक उफ़ तक नहीं की। हम मगर नागवारा तुम्हें इस तरह हो गए कि तुमसे जुदा होके हम तबाह हो गए। और अब माया दीवानी सी उस कांच पर कदम रख गोल गोल घूमने लगी। पैरों में दर्द जरूर था, इतना दर्द कि उसे अल्फाजों में नहीं समेटा जा सकता, लेकिन ये दर्द उस दर्द की तुलना में बेहद कम था जो इस वक्त उसे दिल में महसूस हो रहा था। ये आलम खून से सन चुका था। माया के सर से वो चुन्नी सरकर कर कब जमीन पर गिर गई इस बात का उसे खुद होश न रहा। वो तो पागलों की तरह अपने पैर थिरकाती जा रही थी और फिर वो घड़ी आई जब उसके पैरों ने जवाब दे दिया और उसके कदम बुरी तरह से लड़खड़ा गए, जिस कारण वो सीधे जमीन पर गिरने को हुई पर नहीं। अभय खुद दौड़ता हुआ माया के करीब आ खड़ा हुआ और उसने एक झटके में माया को अपनी बाहों में खींच लिया। और इस दौरान एक सबसे अलग और हैरत से भरे दृश्य ने दस्तक दी। अभय खुद अपने सूने पैरों के साथ उस कांच पर खड़ा था और अब वो लाल लहू दोनों के पैरों से रिसकर एक दूजे में समाये जा रहा था। इतने में ही अभय ने अचानक से माया को अपनी बाहों में उठा लिया और वो खुद उस कांच पर बिना उफ़ किए खड़ा रहा। तभी उसने एक एक कदम आगे बढ़ाना शुरू किया, जिस दौरान उसका हर एक कदम उस कांच पर पड़ता जा रहा था। तो वही माया और अभय एकटक एक दूजे की आंखों में देखे जा रहे थे। उसी पल गाने की आखिरी धुन उस खामोश पड़ चुके समा में गुनगुना गई कि तुमसे जुदा होके हम तबाह हो गए। अंडस्को। दूसरी तरफ आयशा की धीरे धीरे आंखें खुली। पहले तो उसके शरीर ने कोई हलचल नहीं की, पर तभी अचानक से उसने अपनी आंखें पूरी तरह से खोली और एकदम से उठ बैठी। उसने आसपास नजरें घुमाई तो खुद को एक कमरे में पाया। ये कमरा बेहद विशाल और खूबसूरत था। यहाँ रखी हर एक चीज इतनी लुभावनी थी कि उससे नजरें तक ना हटाई जा सके। आयशा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो इस वक्त आखिर है तो है कहाँ, लेकिन उसे अच्छे से याद था कि आखिरी बार वो फ्लाइट में थी और वो अरमान की गोद में बैठे बैठे कब सो गई, उसे खुद इस बात का होश न रहा। और अब जब उसकी आंखें खुली तो उसने खुद को बिल्कुल अनजान जगह पर पाया। आयशा अपना सर पकड़कर रह गई। उसने अपने सिर पर हाथ रखा और परेशान चेहरे के साथ कुछ सोचने लगी, क्योंकि कॉलेज में उसके साथ जो हुआ था उसे वो ना तो भुला पाई थी और ना ही वो बात उसके जहन से कभी निकलेगी। कि अचानक से उस कमरे का दरवाजा खटखटाया गया, जिसकी आवाज सुन आयशा उन ख्यालों से बाहर आई। आ जाइए, आयशा ने कहा। और तभी वहां एक लड़की आई। वो लड़की फॉरेनर लग रही थी, जिसे देख आयशा खड़ी हुई और उसने उस लड़की से सवाल किया, वेयर एम आई? तो उस लड़की ने मुस्कुराते हुए कहा, यू गेट टू नो मैम, बट फर्स्ट एंजॉय योर ब्रेकफास्ट। उस लड़की का एक्सेंट ब्रिटिश था। खैर, आयशा ने उस ब्रेकफास्ट ट्रे को देखा और फिर सिर झुकाकर बैठ गई। अब ये कहाँ चले गए मुझे इन फॉरेनर्स के बीच छोड़, वो खुद में ही बुदबुदाई। और तभी उस लड़की ने कहा, माम प्लीज वेयर दीज क्लोथ्स आफ्टर हैविंग ब्रेकफास्ट। ये सुन आयशा की नज़र उस कपड़ों के बॉक्स पर जाकर ठहर गई। अंडस्को। खैर, कुछ समय बाद आयशा फ्रेश होकर बाहर आई। उसने इस समय केवल एक बाथरोब लपेट रखा था और अब उसे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर उसे काफ़ी पॉजिटिव फील हो रहा था। उसने पूरे कमरे पर अपनी नजरें घुमाई और तभी उसकी नज़र वहाँ रखे म्यूजिक सिस्टम पर गई, जिसे देख आयशा मुस्कुराई और उसमें एक गाना प्ले कर दिया। You the light, you the night, you the color of my blood, you're the cure, you the pain, you the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much love me like you do. ये गाना आयशा के पसंदीदा गानों में से एक था। इसे सुन आयशा का दिल खिल उठा और वो तैयार होने के साथ साथ इस गाने को गुनगुनाने लगी। You the fear, I don't care, cause I've never been so high. Follow me to the dark, let me take you past our satellites. You can see the world you brought to life. ना जाने क्यों, पर आयशा के ख्यालों में अरमान कौंध उठा। ये गाना बहुत हद तक उसे अरमान की याद दिला रहा था और उसका ख्याल तक आयशा के रोम रोम को खड़ा कर देता था। So love me like you do, little love me like you do. Love me like you do, little love me like you do। और तभी उसने अपना बाथरोब जिस्म से अलग किया और उसकी जगह एक गाउन पहन लिया, जो कि उसके लिए भिजवाया गया था। ये पीच कलर का था, जिसकी पतली सी स्ट्रिप्स थी और उन पर डायमंड का वर्क था। ये सिल्क का गाउन पूरा प्लेन था, लेकिन उसकी वो डायमंड स्ट्रिप्स उस सिंपल से गाउन पर चार चांद लगा रही थी। आयशा ने झट से उस गाउन को पहन लिया, पर उसकी जिप लगाने में उसे काफी दिक्कत हो रही थी कि तभी किसी की ठंडी उंगलियां उसे अपनी नेकेड पीठ पर महसूस हुई। आयशा के रोंगटे खड़े हो गए और उसने अचानक से अपनी नजरें उठाई तो उसकी नजर सामने शीशे पर जा ठहरी।
वहां अरमान खड़ा था जिसके हाथ आयशा की पीठ पर हरकत कर रहे थे। टच मी लाइक यू डू, ताता टच मी लाइक यू डू, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर। अरमान ने एक झटके में उस जिप को बंद कर दिया और आयशा के कंधों को चूमकर कहा, ब्यूटीफुल। आयशा के गाल लाल पड़ गए जब अरमान की जबान से उसने अपनी तारीफ सुनी। अरमान ने आयशा की कमर पकड़ उसे अपनी तरफ घुमाया और फिर उसके हाथों को चूमकर कहा, ओनली माइन। ये कहते ही अरमान उसे अपने साथ बाहर ले आया और बाहर आते ही हर तरफ का नज़ारा देख आयशा की आंखें फटी रह गईं। हर तरफ बर्फ थी और ये बर्फ शिमला या स्विट्जरलैंड की बिल्कुल नहीं लग रही थी। पर इससे पहले कि आयशा आगे कुछ भी सोच पाती कि तभी वहां खड़े हेलीकॉप्टर पर अरमान ने उसे बिठाया और दूसरी तरफ आकर खुद भी बैठ गया। इसमें केवल आयशा और अरमान बैठे थे और हेलीकॉप्टर शुरू करने से पहले अरमान ने आयशा से कहा, ये रात यादगार होने वाली है माय लिटिल आयशा। ये कहते ही अरमान ने आगे बढ़कर उसके होंठों को चूमा लिया और फिर हेलीकॉप्टर शुरू कर दिया। व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, लव मी लाइक यू डू, लिलो लव मी लाइक यू डू, लाइक यू डू। टच मी लाइक यू डू, ताता टच मी लाइक यू डू। जैसे जैसे अरमान आसमान की ऊंचाइयों तक पहुंचता जा रहा था वैसे वैसे आयशा की आंखें चमकती जा रही थी। उसने सोचा भी नहीं था कि उसे अपनी जिंदगी में कभी इतना खूबसूरत दृश्य देखने को मिलेगा। आई लेट यू सेट द पेस, कॉज आई एम नॉट थिंकिंग स्ट्रेट, माई हेड स्पिनिंग अराउंड, आई कांट सी क्लियर नो मोर। कि तभी अरमान ने अचानक से हेलीकॉप्टर का रुख बदला और इसी के साथ उसकी स्पीड भी बढ़ गई और अब आयशा को महसूस हुआ कि वो खुद हवा में उड़ रही है। उसके होंठ पर मुस्कान आ गई और फिर जो नज़ारा उसके सामने आया उसे देख आयशा की आंखों में नमी आ गई थी, क्योंकि अब उसे पता था कि वो इस वक्त कहाँ है। वो दोनों इस वक्त नॉर्थ पोल पर थे जहाँ अरोरा पाए जाते हैं। अरोरा एक नेचुरल लाइट शो है जो आसमान में झिलमिलाता हुआ इस हद तक खूबसूरत लगता है कि उससे अपनी नजरें ही ना हटाई जा सके। आयशा ने किताबों में और कई वीडियो में अरोरा को देखा था और ना जाने कब से उसकी हसरत थी कि वो यहाँ आए, लेकिन ये सब उसके लिए बस एक ख्वाब था, क्योंकि नॉर्थ पोल पर आना, ऊपर से अरोरा को देखना, ये सब आयशा को किसी सपने से कम नहीं लग रहा था। आसमान में झिलमिलाती हरी और नीली रोशनी इतनी खूबसूरत लग रही थी जिन्हें शब्दों में बयां तक नहीं किया जा सकता। आयशा की आंखें नम हो गई। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि अरमान ने उसका ये ख्वाब तक पूरा कर दिया। क्या कोई सच में किसी के लिए इतना कर सकता है? और जवाब था हाँ। किसी और का तो पता नहीं, लेकिन अरमान मलिक अपनी आयशा को चांद तक ले जा सकता है। What are you waiting for? Love me like you do, Lilo love me like you do, touch me like you do, Tata touch me like you do। आयशा अपनी आंखों में मोहब्बत लिए अरमान को देखे जा रही थी, लेकिन वो इस बात से अनजान थी कि अभी तो बस ये शुरुआत है। कंटिन्यूड। गाइस, अरमान मलिक रेजिंग स्टैंडर्ड्स, प्लीज अपने हस्बैंड्स और बॉयफ्रेंड्स से लड़ाई मत कर लेना। विंकिंग फेस और दो चैप्टर मैं दे दूंगी, लेकिन अभी नहीं, इस वक्त मैं बहुत बिजी चल रही हूँ, पर रोमांस तो मिलने वाला है। अगर आपको स्टोरी पसंद दे रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके 3000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दीजिए और कमेंट करके जरूर बताना कैसा लगा एपिसोड। थैंक यू फॉर लिसनिंग। हेडफोन दिल।